Hello and welcome to the third lecture of reproduction in lower and higher plants. Today we are going to study development of endosperm, development of embryo, development of seed, development of fruit, apomixis and polyembryony. Okay, now we are going to study the development of endosperm. This is one of the most important topic of this chapter. Before studying the development of the endosperm, just recall the fertilization event. आपने अभी तक जो चैप्टर में पढ़ा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े आपने कि किस तरीके से पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, किस तरीके से एग जो है वो फॉर्म होता है, पूरा एम्ब्रियो से कैसे डेवलप होता है, फिर उसके बाद में आपने पॉलिनेशन वगैरह को पढ़ा है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था. आई होप यू रिमेम्बर कि फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था. फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है. व्हाट इज हैपनिंग इन द डबल फर्टिलाइजेशन? वो जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में वन सेल और वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद द this egg cell and another male gamete will fuse with the प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस फॉर्म करता है, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है. सो आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा और किस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो होगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप होते हैं. फिर सेकेंड हमको पढ़ना होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस तरह से होता है. देन वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द सीड, ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट होता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, कि जो ओवरी थी वो फ्रूट में कैसे कन्वर्ट होती है. So the first post fertilization event is the development of the endosperm. So what is basically happening in the development of the endosperm? जैसे आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या हुआ था. डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट में जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ था, आई होप यू रिमेम्बर कि जो दो न्यूक्लियस थे उसके साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ था, तो वहां पे एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना था. दैट ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस. वो प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू में. क्यों? क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या था, वो एक सिंगल सेल था. उनमें डिवीजन होंगे बहुत सारे, डिवीजन होने के बाद में वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू में कन्वर्ट होगा और ये एम्ब्रियो सैक के सेंटर में प्रेजेंट होता है ये पार्ट. ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा होपफुली आपको. देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड दे विल फॉर्म दी एंडोस्पर्मिक टिश्यू. ये मेन पर्पस क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो उस डेवलपमेंट के टाइम पर वो उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा. इसलिए पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है. बिकॉज एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी और वो न्यूट्रिशन इसको कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पर क्या है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट नहीं होती है और न्यूट्रिशन जो होता है वो दूसरे सोर्सेज से मिलता है. तो एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, बट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट व्हाट यू विल सी कि एंडोस्पर्म से ही क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलती है. ये जो एंडोस्पर्म होती है इनके अलग अलग नेचर होती है. जो एंडोस्पर्म की लेयर होती है, जो टिश्यू होता है, इट कैन बी स्टार्ची ऑल्सो. स्टार्च हो सकता है, उसका जो मटेरियल होगा जैसे कि व्हीट और राइस जो हम खाते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म होती है वो स्टार्च फॉर्म में होती है. इट कैन बी प्रोटीनेशियस ऑल्सो इन मेज. ऑयली ऐसे हो सकता है, कोकोनट जिसमें से भी ऑयल निकलता है उनका एंडोस्पर्म क्या होता है, मोस्टली ऑयली होता है. स्टोनी ऑल्सो, स्टोनी बीटल नट उसका एग्जाम्पल है. और एक आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि विदाउट एंडोस्पर्म भी क्या है, डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की. यहाँ पर वो लोग ऑल्टरनेट फूड सोर्सेज को यूज करते हैं. सिंघाड़ा एक एग्जाम्पल है उसका. सिंघाड़ा में एंडोस्पर्म जो होते हैं वो नहीं डेवलप होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डिवीजन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ एंडोस्पर्म.
The first one is the nuclear type of endosperm, the second one is the cellular type of endosperm and the third one is हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. बहुत इजी है, दिखने में डायग्राम सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है. इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी सेल डिवीजन. व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट वी विल सी द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सी, ये फर्स्ट आपको ये जो है एक रफ जो है एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये वाला जो पार्ट दिखा रहा है आपको सेंटर में, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म. और ये जो है ये आपका जो एग सेल से दूसरा मेल गैमेट फॉर्म ये फ्यूज हुआ था, तो ये जाइगोट जो है वो है. बाकी के जो सेल्स थे, सिनर्जिड्स, एंटीपोडा, वो सारे क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट विल हैपन इन द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केस? हियर this primary endospermic nucleus will divide. यहाँ पर आप देख रहे हो एक सेल से डिवाइड हुआ, दो सेल बन गए, सॉरी एक न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए यहाँ पर. ठीक है, ये है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी आपको पता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. व्हाट इज हैपनिंग इन सेल डिवीजन? कैरियोकाइनेसिस के फौरन बाद क्या होता है? साइटोकिनेसिस होता है. बट यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के डायरेक्ट बाद साइटोकिनेसिस नहीं होगा. यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस एक के बाद एक के बाद एक डिवाइड होते जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस होते रहेगा, बट साइटोकिनेसिस नहीं होता है, सेल वॉल की डेवलपमेंट नहीं होती है. एक टाइम आएगा बहुत सारे न्यूक्लियस जो है इस तरीके से आपको दिखेंगे, फ्री न्यूक्लियस दिखेंगे इस रीजन में विदाउट साइटोकिनेसिस. बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकिनेसिस विल टेक प्लेस और इस तरीके से साइटोकिनेसिस होने के बाद में आप क्या देखोगे कि न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं. एग्जाम्पल इसका कोकोनट है, मेज है. सी, कोकोनट में आपने देखा होगा कि कोकोनट जो होता है उसमें वाटर होता है और उसके बाद में व्हाइट कलर का जो होता है वहां पर वो जो लेयर होती है, तो जो कोकोनट में वाटर होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और जो व्हाइट वाली लेयर होती है, ठीक है, जो वहां पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, वहां पर सेल्स जो होते हैं वो पूरा प्रॉपर फॉर्म होते हैं. I hope nuclear endosperm is clear to you. Now we will proceed to the cellular type of endosperm. What is happening in the cellular endosperm? यहाँ पर भी प्राइमरी एंडोस्पर्म जैसे ही डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाता है, आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस साइटोकिनेसिस विल आल्सो टेक प्लेस. यहाँ पर जैसा पहले केस में हुआ था, आपने देखे थे कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे और काफी टाइम के बाद, बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ था. यहाँ ऐसा नहीं होगा. कैरियोकाइनेसिस विल फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस और इस तरीके से जो है सेल पूरा फॉर्म होगा, कंप्लीट मैच्योर सेल जो है वो पूरा फॉर्म हो जाएगा. इसमें 100 से 1000 आपको नंबर्स भी मिल सकते हैं सेल्स डिवाइड होकर के. ओके, the third one is the हेलोबियल एंडोस्पर्म. व्हाट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म? ये सिर्फ एक हेलोबियल फैमिली है, उसमें ही होता है, इसके ऊपर से इसका नाम दिया गया है हेलोबियल एंडोस्पर्म. व्हाट इज हैपनिंग इन दी हेलोबियल एंडोस्पर्म्स? यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये उसके बाद में यहाँ पर ये एक प्लेट जैसा फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ये ट्रांसफर डिवीजन होता है. फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्री न्यूक्लियस का डिवीजन होते रहता है और यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ में क्या होता है? डिवीजन होते रहता है. इस रीजन में सेल डिवीजन ज्यादा होता है और एक रीजन में क्या होता है? सेल डिवीजन जो है वो थोड़ा सा कम होता है. होप आई थिंक आपको सारी चीजें ये जो है क्लियर हो गई होगी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और इनका फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा. एंडोस्पर्म किस में हेल्प करते हैं? एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं. इन फ्यू प्लांट्स एंडोस्पर्म्स जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो पूरा उसको एंडोस्पर्म जो है डेवलपमेंट के टाइम पर पूरा न्यूट्रिशन जो रहता है उसके लिए वो उसको यूटिलाइज कर देता है. इफ द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम देन द सीड, और ये जो रहता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, बिकॉज देयर इज नो एंडोस्पर्म. पूरा का पूरा क्या हो गया है? वो यूटिलाइज हो गया है. और देर आर फ्यू केसेस जिनमें पूरा का पूरा क्या होता है? एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में नहीं यूज होता है, थोड़ा सा बाकी रह जाता है.
persistent रह जाता है, वो बच जाता है, तो वहां उसे ऐसी सीड्स को हम लोग albuminous seed कहते हैं. Example of X albuminous seed is BP and the example of persistent या albuminous seed जो होती है उसका example है coconut. Now we will study the development of embryo. Embryo का development किस तरीके से होता है ये हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले zygote क्या होता है ये आपको पता है. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो सेक में बीच में यहाँ पर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और नीचे माइक्रोपाइलर एंड पर जो रहता है ये होता है हमारे पास में एग सेल. सो here one male gamete will fuse with this primary endospermic nucleus and it will form the primary endospermic tissue जिसका डेवलपमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ अनदर मेल गैमेट विल फ्यूज विद द zygote, fused with the egg and it will form the zygote. So ये जो zygote है उससे पूरा यहाँ zygote से लेकर के पूरा एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं. क्लियर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हमको पढ़ना है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. डाइकोटिलेडोनस प्लांट हो या मोनोकोटिलेडोनस प्लांट हो, स्टार्टिंग की जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, इट इज सेम फॉर द मोनोकॉट आल्सो एंड फॉर द डाइकॉट आल्सो अप टू द ऑक्टेन स्टेज. एक ऑक्टेन स्टेज होता है, ऑक्टेन स्टेज तक का जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा हमारा फॉर्मेशन. सबसे पहले जो है आप ये देखते हो कि ये जो जाइगोट है, ठीक है, दिस जाइगोट विल डिवाइड. क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले जो जाइगोट है इसमें डिवीजन होगा और ये जो डिवीजन होगा ये अनइक्वल डिवीजन होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिवीजन हमको क्या मिलेंगे, दो अनइक्वल सेल्स जो है वो फॉर्म होकर के मिलेंगे. इसे हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं. ये जो डिवीजन के बाद में दो अनइक्वल सेल हमको मिले, ये वाला, ये जो दो अनइक्वल सेल हमको मिला है, ये बड़ा वाला जो सेल है इसको हम लोग सस्पेंसर सेल बोलते हैं और यहाँ जो नीचे वाला जो छोटा सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं. दिस इज एन अनइक्वल डिवीजन. लार्ज सेल इज सस्पेंसर एंड द स्मॉल वन इज द एम्ब्रियोनल. सस्पेंसर सेल जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड के पास में होता है और एम्ब्रियोनल सेल जो होता है वो चिलेजल एंड के यहाँ पर होता है. ठीक है. आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, जो सस्पेंसर सेल होता है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होंगे एंड 6 to 10 सेल्स फॉर्म होने के बाद में हमको ऐसा एक नेक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. जो सबसे पहला ये बड़ा वाला जो सेल है इसको हम लोग वेसिकुलर सेल बोलते हैं और ये जो नीचे वाला सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है हाइपोफाइजल सेल कहा जाता है. ठीक है. तो सस्पेंसर सेल का डिवीजन आपको समझ में आ गया. नाउ दिस एम्ब्रियोनल सेल विल डिवाइड. सस्पेंसर सेल डिवाइड क्यों होता है, ये जो वेसिकुलर सेल है ये होलोस्ट्रियम फॉर्म करता है जो आगे जाके पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करता है. और जो हाइपोफाइजियल सेल होता है ये रूट जो होता है, अर्ली रूट डेवलपमेंट, रूट कैप डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. एंड ये सस्पेंसर सेल ऐसा लॉन्ग एंड इलोंगेटेड इसलिए होते हैं बिकॉज दे पुश दिस एम्ब्रियोनल सेल. ये एम्ब्रियोनल जो सेल होगा हमारा, दे विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, तो ये इसको पुश करेंगे टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म. व्हाई दे विल पुश इट टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा. वो न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई this suspensor cell will push the embryonal cell towards the endosperm. Clear? Now see what is happening in the embryonal cell. embryonal cell का जो division होगा वो थोड़ा सा different होगा. ये दो division show करेगा. पहला जो first division होगा वो होगा 2 times longitudinal division. See how it will take place. For example, this is an embryonal cell. Okay. Now here you will see the first mitotic longitudinal division. ये पहला division होगा इस तरीके से और एक सेल से दो सेल बनकर के मिल जाएंगे. Now
अगेन द सेकेंड लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन विल टेक प्लेस, और यहाँ पर देखो इस तरीके से सेकेंड जो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा, ठीक है, यहाँ पर आई एम नॉट शोइंग यू द न्यूक्लियस, वो आप इमेजिन कर लेना बिकॉज इट इज अ सेल, सो ऑब्वियसली इट विल हैव अ न्यूक्लियस. सो एक सेल से दो सेल मिलेंगे, दो सेल से चार सेल बन करके मिलेंगे. So there will be two longitudinal division and the four cell will form. After that division, after this two longitudinal division, this division will be followed by the vertical division. Now again there will be a vertical division like this. Vertical division will take place and total 8 cell will form. See here, now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cell structure will 8 cell stage will form, and this 8 cell stage is known as the 2 tier stage. यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑक्टेन जो है वो कंप्लीट होता है, 2 टायर स्टेज मिल जाएगा. ठीक है, ये जो दो टायर होंगे यहाँ पर, इसमें से जो लोअर टायर होगा यानी कि ये जो नीचे वाला, दिस लोअर टायर विल डेवलप इनटू द हाइपोकोटाइल एंड द रेडिकल, जो आगे जाकर के क्या फॉर्म करते हैं, रूट. हाइपोकोटाइल जो रीजन होता है वो क्या फॉर्म करता है, रूट पार्ट जो होता है वो फॉर्म करता है. एंड जो अपर टायर होता है, अपर टायर जो होगा वो प्लीम्यूल फॉर्म करेगा. प्लीम्यूल जो होता है जिससे हमारा शूट सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है. और कोटिलीडॉन, कोटिलीडॉन कैन बी 1 in the monocot and it can be 2 in the monocot. So the upper tier will form the plumule on and one or more cotyledons. Clear? And after this, ये जो इमेज आप देख रहे हो, दिस इमेज इज एक्चुअली एन इन्वर्टेड इमेज बिकॉज इट इज अ कॉमन सेंस के जो हमारा रूट होता है, रूट कहाँ पर डेवलप होता है, रूट जो है वो आपको पता है कि नीचे के पार्ट में होगा, नीचे के पोर्शन में होगा. तो दिस इज एन इन्वर्टेड इमेज. ये वाला जो पोर्शन है ये हाइपोकोटाइल का पोर्शन होगा और ये वाला जो पोर्शन है एपिकोटाइल. यहाँ से रूट का डेवलपमेंट होगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है शूट पार्ट जो होता है वो डेवलप होता है. सो आफ्टर दिस ऑक्टेन स्टेज, यहाँ पर जब ये ऑक्टेन स्टेज कंप्लीट हो जाता है, देन ये इनमें डिवीजन होता है और कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ये देख सकते हो ये दो जो है ये क्या है, दे आर दी कोटिलीडॉन. सो दिस डेवलपमेंट विल गिव अस दी हार्ट शेप एम्ब्रियो. यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो मिलेगा. ना फर्स्ट वी विल स्टडी द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट इन डाइकोट, फिर उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जो होता है वो मोनोकॉट जो है उसको भी स्टडी करेंगे. नाउ सी दिस इज द हाइपोफाइजिल. आपको पता है ये सेल होता है जो रूट कैप और अर्ली जो रूट होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ओके, तो ये जो दो आपको दिख रहा है, दिस इज अवर कोटिलीडॉन, और ये जो पोर्शन है ये प्लीम्यूल है और ये जो पोर्शन है रेडिकल है. तो कोटिलीडॉन जो है यहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो पाए, और इसको इस तरीके से हम ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, लाइन जो होती है वो हम ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद में ये जो कोटिलीडॉन के पास वाला रीजन होता है इसे हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं, और यहाँ पर प्लीम्यूल होता है जो कि शूट सिस्टम जो है वो डेवलप करने में हेल्प करता है. और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दिस इज दी हाइपोकोटाइल रीजन, जहाँ पर रेडिकल जो है वो प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल रीजन जो होता है वो हमको रूट डेवलप करने में हेल्प करता है. और ये रीजन जो होता है दिस इज दी रूट कैप रीजन. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ये एक एम्ब्रियो है डाइकॉट का. क्या होता है इसके अंदर, ये दो आप क्या देख सकते हो, कोटिलीडॉन होता है, फिर उसके बाद में ये क्या है, प्लीम्यूल है, और ये पोर्शन जो होता है ये अपर पोर्शन जो है, इन्वर्टेड इमेज है, मैं वापस से कह रही हूँ आपको, ये जो अपर पोर्शन होता है जहाँ से शूट डेवलप होने वाला है इसको हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं. और ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर रूट कैप और रेडिकल होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज दी hypocotyl region. So this is the embryo of the dicot. Okay, अब we will see the monocot embryo. Up to the octant stage everything is same, and after the octant stage हमको जो embryo form होकर के मिलता है ये embryo होता है monocot का. monocot में there is only one cotyledon. ठीक है,
only one cotyledon will be there and it is present on the lateral position. यहाँ पर भी हम इस तरीके से अगर हम लोग embryonal axis it is not drawn properly, so again I will draw it. Okay, so दिस इज दी एम्ब्रियोनल एक्सिस. यहाँ पर जो लेटरल पोजीशन पे ये पार्ट देख रहे हो आप, ये नाम जो लिखा हुआ है स्क्यूटिलम, ये स्क्यूटिलम एक्चुअली इट इज दी कोटिलिडॉन. ठीक है, यही क्या होती है लेटरल पोजीशन पे जो होता है ये एक ही कोटिलिडॉन होता है. ये एपीब्लास्ट क्या होता है? एक्चुअली दिस एपीब्लास्ट इज द इनकम्प्लीट अनदर कोटिलिडॉन. अगर ये मतलब पूरा डेवलप हो जाता तो ये भी डाइकॉट हो जाता, बट ये एपीब्लास्ट ही रह जाता है, ये पूरा डेवलप नहीं होता है. अब ये इस तरीके से जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर कोटिलिडॉन है, ये एक्सिस के हिसाब से दिस विल बी अवर हाइपोकोटाइल रीजन और ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एपिकोटाइल रीजन होगा. सो इन द हाइपोकोटाइल रीजन आपको पता है ये जो है रेडिकल होगा और ये है रूट कैप. रेडिकल एंड रूट कैप जो होगा हमारा रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. एंड यहाँ पर इसके ऊपर एक जो होती है एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोराइजा. ठीक है, सिमिलरली हियर इन द एपिकोटाइल रीजन यहाँ पर भी कैसा होता है, शूट एपेक्स होता है, प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है जो शूट सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है और उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल कवरिंग बोलते हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगेन आई एम रिवाइजिंग इट. किस तरीके से होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है. जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में ठीक है सेल डिवीजन स्टार्ट होगा ताकि पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सके. पहले जो होगा जाइगोट 2 बार अनइक्वली डिवाइड होगा, सस्पेंसर सेल बनाएगा लार्ज और ये एक एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा. सस्पेंसर सेल लॉन्ग हो बड़ा होगा और जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल होता है वो कैसा होगा, छोटा होता है. एंड फर्स्ट देन सस्पेंसर सेल विल डिवाइड 6 to 10 सेल्स फॉर्म होगा. एक जो ऊपर का बड़ा वाला सेल जो सेल होता है इसे हम लोग वेसिकुलर सेल्स बोलते हैं. नीचे ये जो लास्ट वाला सेल होता है ये हमारा हाइपोफाइजल सेल होता है जो रूट बनाने में हेल्प करता है. और सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल होता है जहां से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है, इट विल push it towards the endosperm ताकि वो वहां से न्यूट्रिशन ले सके. Then what will happen in the embryonal cell, how the division will take place. सबसे पहला जो डिवीजन होगा 2 सेल होंगे, 2 सेल से क्या होंगे, 4 सेल जो है वो फॉर्मेशन होगा एंड दिस डिवीजन विल बी लॉन्जिट्यूडनल. एंड आफ्टर दैट वर्टिकल डिवीजन होगा एंड टोटल 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और 2 टायर फॉर्म हो जाएंगे, अपर टायर एंड लोअर टायर जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. जो लोअर टायर होता है, लोअर टायर से हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल जो होता है वो डेवलप होता है जो आगे जाके रूट बनाने में हेल्प करेगा. अपर टायर जो होता है उससे प्लीम्यूल और कोटिलिडॉन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं. ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है. ये स्टेज यहाँ तक तो सेम रहता है. फिर डाइकॉट में आपको इस तरीके से हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म होकर के मिलेगा. ये क्या है, कोटिलिडॉन है और आफ्टर द मेच्योरिटी इट विल लुक लाइक दिस. कोटिलिडॉन्स होंगे, कोटिलिडॉन्स के पास में क्या होगा, प्लीम्यूल होगा और ये जो पार्ट है यहाँ पर रेडिकल होगा और यहाँ पर रूट कैप होगा. ये इस तरीके से हम लोग एक एम्ब्रियोनल एक्सिस ड्रॉ करते हैं. एक्सिस की बेसिस पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये हाइपोकोटाइल रीजन होता है और ये एपिकोटाइल रीजन होता है. ठीक है, मोनोकॉट में भी किस सेम होगा. यहाँ तक का ऑक्टेन स्टेज जो होता है, 2 टायर स्टेज जो होगा वो सेम होगा. हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, वो सारा फॉर्मेशन एवरीथिंग विल बी सेम. बट यहाँ पर कैसा होता है, सीड जो है इट विल लुक डिफरेंट बिकॉज देर इज ओनली वन कोटिलिडॉन और वो जो कोटिलिडॉन होता है उसको हम लोग स्क्यूटिलम बोलते हैं. एपीब्लास्ट क्या है, जो कोटिलिडॉन सेकेंड वाला नहीं डेवलप हो पाया उसका जस्ट थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग एपीब्लास्ट बोलते हैं. यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से एक्सिस ड्रॉ करेंगे. एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में जो कोटिलिडॉन के पास वाला पार्ट है, शूट वाला जो पार्ट है जहाँ पर प्लीम्यूल होता है, उस रीजन को हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं. नीचे वाला जो रीजन होता है जो कोटिलिडॉन से दूर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल रीजन बोलते हैं. जहां पर आप रेडिकल देखोगे, रूट कैप देखोगे जो आगे जाकर के रूट सिस्टम जो होता है वो डेवलप करेगा. ऊपर से कवरिंग होती है जिसको कोलियोराइजा कहा जाता है और शूट एपेक्स के पास में जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल. नाउ वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ सीड. सीड क्या होता है, सीड is nothing but the ovule. Ovule जो होता है after the fertilization and development of the embryo, that ovule will convert into the seed.
That's why in the angiosperm, the seed is the final product of the sexual reproduction and it is often called as the fertilized ovule. Seed को हम लोग fertilized ovule भी बोलते हैं. From the seed, after the germination, we will get the new plant. जो पूरा ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, पूरा जो चीजें पढ़ी है वो किस लिए है, ताकि न्यू प्लांट जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके. तो जो न्यू प्लांट है वो हमको कहाँ से मिलता है, सीड से ही मिलता है. ठीक है. सीड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, द सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट. ओवरी जो होती है, ओवरी जो है वो बाद में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, एक्चुअली दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है. जिस टाइम पर सीड फॉर्मेशन होता है उसी टाइम पर फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है. ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. एक जो सीड होता है, टिपिकल सीड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस किस चीज का बना होता है, सीड कोट का बना हुआ होता है, कोटिलिडॉन्स होते हैं एंड एम्ब्रियो एक्सिस यानी कि एम्ब्रियो जो होता है वो प्रेजेंट होता है. हियर यू कैन सी द टू सीड्स. एक जो है वो कौन सा है, डाइकॉट सीड है एंड अनदर वन इज द मोनोकॉट सीड. ठीक है. तो व्हाट इज सीड कोट, सीड कोट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा. और ये किससे बनता है, इंटीग्रेमेंट से बनता है. दो इसमें क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं. एक को हम लोग कहते हैं टेस्टा और दूसरा जो होता है इनर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टेगमेन बोलते हैं. इसके अलावा जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो छोटी सी पोर जो होती है वो ओपन ही रहती है. यहाँ पर माइक्रोपाइल जो होती है वो जो ओपन रह जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वाई वी हैव ओपन दिस माइक्रोपोर, क्योंकि यहाँ से वाटर और जो ऑक्सीजन होता है वो सीड के अंदर जाता है. वाटर एंड ऑक्सीजन जब सीड में जाएगा, एनर्जी बनाएगा, तभी जो है वो पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और न्यू प्लांट आने का प्रोसेस होगा. दैट्स व्हाई दैट माइक्रोपाइलर एंड रिमेन्स ओपन. स्मॉल पोर जो रहता है वो ओपन ही रहता है ताकि वहां से वाटर एंड ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर जा सके. क्लियर. नाउ सीड नेक्स्ट इज द कोटिलिडॉन्स. कोटिलिडॉन्स अगर डाइकॉट है तो दो होंगे और मोनोकॉट होगा तो देयर विल बी ओनली वन कोटिलिडॉन्स. ठीक है. कोटिलिडॉन जो होता है, कोटिलिडॉन का फंक्शन क्या होता है, कोटिलिडॉन्स जो होते हैं ये एज अ फूड रिजर्वायर होते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं. इन सम प्लांट्स दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस आल्सो. ठीक है. Now next is the embryo axis. Embryo axis क्या होता है, embryo axis is the एम्ब्रियो जहां से न्यू प्लांट जो होगा वो डेवलप होकर के मिलेगा. जैसे कि ये देख सकते हो, दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस. यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पूरा एंडोस्पर्म है और ये जो है दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस, जो ऑलरेडी पीछे हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं. एपिकोटाइल रीजन जो होगा वो शूट फॉर्म करेगा, हाइपोकोटाइल रीजन जो होगा वो क्या फॉर्म करेगा, रूट जो है वो पार्ट फॉर्म करता है. ठीक है. एंड जो ये कोटिलिडॉन जो होता है ये आपको काफी थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्वॉलन होता है. रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. सीड जो है उसके बहुत सारे टाइप्स भी हमको पढ़ना है. मेच्योर सीड जो है दो टाइप की पढ़ना है हम लोगों को, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस. ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है. एम्ब्रियो जब डेवलप होता है उस टाइम पर वो एंडोस्पर्म को पूरा क्या करता है, उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देता है. कुछ भी जरा भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं होता. एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पी एन ग्राउंडनट का उसके अंदर. एंड एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, इसके अंदर जो है एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट जो रहता है वो रह जाता है, कंप्लीटली वो यूज नहीं होता है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पर. एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बैरली, कैस्टर एक्सेट्रा. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of the nucellus is also persistent, and the residual persistent nucellus is the perisperm. यहाँ पर कैसा होता है, पेपर वगैरह ब्लैक पेपर जो होता है इसमें जो न्यूसेलर होता है उसके भी रेमिनेंट्स जो होते हैं वो बच जाते हैं, जिसको रह जाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. ओके. सीड जो है जब मेच्योर होता है, मेच्योरिटी के टाइम पर उसका वाटर कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है. 70% से वो 10 to 15% अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, बिकॉज एम्ब्रियो जो होता है वो पूरा उसको
यूटिलाइज करता है, जिससे सीड क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है और यहाँ पर जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है और ये एम्ब्रियो जो होता है ये इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोरमेंसी स्टेज कहते हैं। रिमेंबर दिस, एम्ब्रियो या सीड जो है वो इनएक्टिव स्टेज में गया है, वो अभी भी लाइव है, वो मरा नहीं है, बस वो इनएक्टिव हो जाता है और वो इस स्टेट में काफी टाइम तक रह सकता है। जब उसका डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल होने के बाद में उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसको मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी स्क्विरल का। स्क्विरल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको बहुत शौक होता है, ये इनको सीड्स बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो स्क्विरल क्या करते हैं, अलग अलग जैसे सीड जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, जो इनएक्टिव स्टेज में सीड रहती है, और वो उसको जमीन में बो देते हैं, जमीन में डाल देते हैं। बाद में ये सोचते हैं कि हम उसको बाद में खा लेंगे, तो वो बाद में भूल भी जाते हैं यहाँ वहां सीड रख के। तो वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, सीड को जब वो जमीन में डाल देते हैं, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर के क्या मिलता है, न्यू प्लांट जो है वो मिलता है। तो देर आर वेरियस एजेंट्स ऑफ दी सीड डिस्टर्बर्स, अलग अलग तरह से होता है। स्क्विरल का मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आपको। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो है एक्चुअली इट इज डेवलप फ्रॉम दी ओवरी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आफ्टर दी जाइगोट फॉर्मेशन, आफ्टर दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो सीड फॉर्मेशन होता है और जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। सीड जो होता है ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। The ovary or this fruit may contain one or more seed inside it. And what is the main function of the fruit? फ्रूट जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अब आप सोचो कि फ्रूट सीड डिस्पर्सल में किस तरीके से हेल्प करते हैं, बिकॉज जब ओवरी राइप होती है, राइप होने के लिए उसको इथिलीन जो हार्मोन वगैरह होता है उसकी जरूरत होती है, और आफ्टर दी राइपनिंग इसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, कलर चेंजेस अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, वो उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद में वो जो सीड होती है सीड को फेंक देते हैं या फिर सीड जो होती है वो रह जाती है। तो वो सीड डिस्पर्सल में यहाँ से वहां करके सीड जो होती है वो डिस्पर्सल में हेल्प करती है। अब ये जो पार्ट है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस दी पार्ट्स ऑफ फ्रूट। देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द फ्रूट एडिशन इनटू द सीड। These are the epicarp, mesocarp and endocarp. Togetherly they are known as the pericarp. यानी कि सीड तो होता ही है फ्रूट में, सीड के अलावा भी इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प जो है, ठीक, ये टुगेदरली दे आर नोन एज, ये तीनों जो लेयर होती है इसको एक साथ में हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। एपिकार्प सबसे आउटर मोस्ट जो होती है, कवरिंग स्किन जो होती है फ्रूट की प्रोटेक्शन देने का काम करती है, वो क्या होती है, एपिकार्प होती है। मीजोकार्प जो मिडल वाला होता है, फ्लैशी पोर्शन जो होता है, एडिबल पार्ट जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोकार्प बोलते हैं। और जो अंदर वाला स्टोनी बॉल जो होता है फ्रूट का, ये एकदम अंदर वाला जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा इसमें सीड होता है, सीड के अंदर आपको ऑलरेडी पता है, काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो किसके लिए होता है, एंडोस्पर्म किसके लिए होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एंडोकार्प, यहाँ पर एकदम क्लियरली दिखा है कि मैंगो का ये जो ऊपर का पोर्शन है दिस इज एक्चुअली एन एंडोकार्प। इसके अंदर आपने देखा भी होगा एक और सॉफ्ट स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये इससे थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअली में हमारा जो होता है सीड होती है, वो सीड में एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जिसको हम अब पढ़ेंगे। ओके, फ्रूट्स के टाइप्स हमको पढ़ना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। तो आप समझ ही सकते हैं ड्राई फ्रूट जो होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल ड्राई होगा, सिर्फ उसमें एम्ब्रियो और जो यही प्रेजेंट होगा। फ्लैशी फ्रूट जो होता है वो जूसी फ्रूट जो होता है वो होता है। एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, ड्राई फ्रूट में आप ग्राउंड नट, पीनट्स वगैरह ले सकते हो। फ्लैशी फ्रूट जो होता है
मैंगो है, एप्पल है, ये सारे जो फ्लैशी फ्रूट है उसके एग्जाम्पल है। द अनदर डिफरेंशिएशन और अनदर टाइप ऑफ अ फ्रूट इज ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है आपको अलग से टॉपिक दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसको मैं यहीं पर कवर कर लूंगी, तो मैं इसको अलग से एक टॉपिक बना करके एक्सप्लेन नहीं करूंगी आगे। सो फर्स्ट वन इज द ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो होता है ये फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है, कोई और पार्ट जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट एनी नॉन कार्पेलरी पार्ट, यानी कि उसमें कार्पेल के अलावा, ओवरी के अलावा और दूसरा कोई पार्ट नहीं होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर टोमेटो एंड मैंगो। व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट में क्या होगा? ओवरी के अलावा जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे, नॉन कार्पेलरी पार्ट्स होंगे, वो भी इसके अंदर होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द ओवरी द नॉन कार्पेलरी और फ्लोरल पार्ट्स आल्सो टेक्स प्लेस। जैसे कि एप्पल का एग्जांपल दिया है, एप्पल में जो होता है अलोंग विद दी ओवरी, थैलेमस जो होता है वो भी फ्यूज होता है और क्या फॉर्म करता है? फ्रूट फॉर्मेशन करता है। जैक फ्रूट में पेरियंथ जो होता है वो भी क्या होता है? फ्यूज होकर के क्या करता है? फ्रूट फॉर्म करता है। तो ये जो फ्रूट होता है इसमें ओवरी के साथ में और भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। नाउ लास्ट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस फ्रूट्स। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बनाना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? सीड जो होती है वो फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं बनेगी, ओव्यूल्स में जो है सीड नहीं बनेगी, तो ये सीडलेस जो होता है, ये जो होता है ये फ्रूट्स होते हैं। ये फर्स्ट जो वर्ड है पार्थिनोकार्पी 1902 में नॉल ने जो है इसको ये इंट्रोड्यूस किया था टर्म को। और यहाँ पर नेचुरली भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली भी पार्थिनोकार्पी जो है उसको यूज किया जाता है ताकि सीडलेस वाटरमेलन्स वगैरह बनाए जा सके। नेचुरल बनाना भी अगर आप खाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा सीड्स होती है। ये जो हम बनाना खाते हैं एक्चुअली में ये जो नॉर्मल नेचुरल बनाना होता है ये नहीं होता है, ये पार्थिनोकार्पिक बनाना होता है। पाइनएप्पल है, पपैया है, ये सारे फ्रूट्स जो है पार्थिनोकार्पी को यूज करके आजकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पर जो प्लेसेंटल टिश्यूज होते हैं, ये अनफर्टिलाइज जो ओवरी होती है उसमें प्लेसेंटल जो टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीन 1AA यानी कि IAA सॉरी ऑक्सीन IAA प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीन इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरी को एनलार्ज करके फ्रूट बनाने में। विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ओवरी इनलार्ज हो जाती है, फ्रूट बन जाती है, नॉर्मल फ्रूट जैसा ही होता है, बट क्या होता है? ये सीडलेस होता है। Our next topic is apomixis. What is apomixis? Apomixis is a asexual method of reproduction which mimics the sexual reproduction. यहाँ पर क्या होता है? There is no fertilization, fertilization नहीं होता है, without the fusion of the gamete, but still seed formation होता है। There is no gamete formation, there is no fertilization, but seed जो होगी वहां पे क्या होगी? फॉर्म होगी। सिंगैमी नहीं होती है यहाँ पर, मियोसिस की भी जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। और इसके दो टाइप्स जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एक जो है पहला है एपोगेमी। एपोगेमी किसको बोलते हैं? जब गेमेटोफाइट जो रहता है प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट दी फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि इनसाइड दी एम्ब्रियो सेक आपको पता है जो एग सेल होता है वो है आपका गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट मेल गेमेट से फ्यूज नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके बावजूद अगर वो क्या कर रहा है, ये ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग एपोगेमी बोलते हैं। एपोस्पोरी में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक सेल। सेप्रोफाइटिक सेल मतलब क्या होगा? गेमेटोफाइटिक जो सेल होंगे वो नहीं होंगे, उसकी जगह पे न्यूसेलर सेल हो सकते हैं या कोई भी सेप्रोफाइटिक सेल्स जो होंगे वो जो, लेकिन वो डिप्लॉइड होना चाहिए। यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पर कैसा होगा कि ये 2n रहेंगे, माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा, और ये डायरेक्टली क्या करेंगे? गैमेट फॉर्मेशन, ये इसमें फर्टिलाइजेशन हुए बिना
क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो स्पोरोफाइटिक सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, मियोसिस के बिना सीड फॉर्मेशन या एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एपोमेक्सिस के हमको 3 टाइप पढ़ना है। पहला वाला जो है वो क्या है, रिकरेंट एपोमेक्सिस। दूसरा वाला जो है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एपोमेक्सिस भी बोलते हैं, और नॉन रिकरेंट जो होता है एपोमेक्सिस होता है। द फर्स्ट वन इज द रिकरेंट एपोमेक्सिस। यहाँ पर जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म होगा, ठीक है, फ्रॉम द डिप्लॉइड एग सेल और फ्रॉम द सम अदर डिप्लॉइड सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर जो एग सेल होगा, ये एग सेल जो रहेगा वो 2n इन नंबर होगा। 2n इन नंबर मतलब क्या होगा, यूजुअली जो हमारा एमएमसी होता है, मेगास्पोर जो मदर सेल होता है, उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में वो हैप्लॉइड एग बनाता है, बट यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने की वजह से जो हमारा एग सेल होगा वो कैसा रहेगा, वो डिप्लॉइड ही रहेगा। और वो डिप्लॉइड होने की वजह से कैसा होगा, उससे फर्टिलाइज नहीं होगा अगर वो मेल जो गैमेट है उससे, फिर भी वो क्या करेगा, एम्ब्रियो का जो है वो फॉर्मेशन करेगा। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, डिप्लोस्पोरी टाइप दिया हुआ है और एपोस्पोरी जो है वो टाइप दिया हुआ है। डिप्लोस्पोरी में क्या होगा, एम्ब्रियो जो रहेगा वो मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड होगा उससे डेवलप हो रहा है, और एपोस्पोरी में क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो न्यूसेलर सेल से होता है। क्लियर है, यहाँ पर जो है ए क्या हो रहा है, ये जो है मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, और यहाँ पर ये किससे बनेगा, न्यूसेलर सेल से जो है वो बनेगा। ठीक है, इन नॉन रिकरेंट एपोमेक्सिस, व्हाट विल हैपन इन नॉन रिकरेंट एपोमेक्सिस, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज यूजुअल मियोटिक डिवीजन। जैसे नॉर्मली जो होता है, मेगास्पोर जो होता है मियोटिक डिवीजन बनाते हैं, मियोटिक डिवीजन बनने के बाद में वो हैप्लॉइड एग बनेगा, एंड दैट हैप्लॉइड एग विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस हुआ, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी या किसी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग नॉन रिकरेंट एपोमेक्सिस बोलते हैं। थर्ड वन इज दी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यहाँ पर एम्ब्रियो डायरेक्टली जो है न्यूसिलर या फिर इंटीग्यूमेंट के सेल से आता है। ये जो है एम्ब्रियो सेक के सेल से हो रहे हैं दोनों। यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली किससे हो रहा है, या तो न्यूसिलर सेल या फिर इंटीग्यूमेंट, जो कि कैसे होने चाहिए, डिप्लॉइड इन नेचर होना चाहिए। The last topic of this chapter is polyembryony. The name itself says poly means many, embryony means many embryos. So in the ovule there will be more than one embryo. Normally क्या होता है, after the fertilization जो seed होती है वो ovule से form होती है, और ये जो seed होती है इस seed के अंदर क्या होता है, एक ही embryo होता है. But sometimes it may have more than one embryo. So if the occurrence of more than one embryo is taking place, then this seed will be this process or seed is known as the polyembryony. यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो पॉली एम्ब्रियो बन रहे हैं, नॉर्मली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जाइगोट से होता है। जब मेल सेल एंड फीमेल सेल जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि यहाँ पर मल्टीपल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देयर विल बी ओनली वन फर्टिलाइज एग, बट उसी एक फर्टिलाइज एग से क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोज विल फॉर्म। ये पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले सिट्रस फैमिली में, ऑरेंज में जो है सबसे पहले देखी गई थी, किसके जरिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनह्यूग इन 1719। एंटोनी वॉन ल्यूवेनह्यूग जो है, इन्होंने जो है सबसे पहले सेल भी जो है डिस्कवर किया था। पॉली एम्ब्रियोनी जो है उसके दो टाइप हमको पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज द गेमेटोफाइटिक पॉली एम्ब्रियोनी। गेमेटोफाइटिक पॉली एम्ब्रियोनी जो होगा, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेल्स होंगे उनसे ही क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोज जो होते हैं वो फॉर्म होगा। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम दी हैप्लॉइड सेल। गेमेटोफाइटिक जो सेल्स होंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर उसी से होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है पॉली एम्ब्रियोनी, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। जैसे कि क्लीवेज से गेमेटोफाइटिक पॉली एम्ब्रियोनी हो सकता है, आफ्टर दी
फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होगा, वो जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होगा एंड इट विल फॉर्म दी मल्टीपल एम्ब्रियो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स, यहाँ पर सिनर्जिड्स जो होंगी, सिनर्जिड्स भी फर्टिलाइज होकर के क्या कर सकते हैं, वो एम्ब्रियो मल्टीपल पॉली एम्ब्रियोनी बना सकते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो होंगे वो भी पॉली एम्ब्रियोनी फॉर्म कर सकते हैं। So this is the example of gametophytic polyembryony. What will happen in the saprophytic polyembryony? In the saprophytic polyembryony, यहाँ पर gametophytic सेल नहीं होंगे। एम्ब्रियोज किस तरीके से आएंगे, एम्ब्रियोज जो होंगे वो सेप्रोफाइटिक सेल से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल here I will draw one diagram, and from the diagram I will try to understand. See, suppose this is your embryo cell. Inside the embryo there is a zygote. ये फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बन गया। यहाँ पर अंदर जो है ये सारे जो है ये क्या है, गेमेटोफाइटिक सेल होंगे। इसके आसपास में आपको पता है कि क्या होते हैं, न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं, जो कि डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं, वो न्यूसेलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो या फिर इंटीग्यूमेंट के जो सेल होते हैं पास में, इसके आसपास में जो इंटीग्यूमेंट के सेल होते हैं, ठीक है, या तो यहाँ पर इंटीग्यूमेंट के सेल्स या फिर न्यूसेलर के सेल्स जो होंगे, दे विल ट्राई टू कम इनसाइड दी ओव्यूल, दे विल ट्राई टू कम, और वो आ भी जाते हैं इनसाइड दी ओव्यूल, और ये क्या करते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज में जो है वो डेवलप होते हैं। सो दिस इज हाउ द सेप्रोफाइटिक पॉली एम्ब्रियोनी विल टेक प्लेस। हाँ, now what is the significance of polyembryony? पॉलीएम्ब्रियोनी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सीडलिंग्स जो होता है वो डेवलप होता है यहाँ पर बेटर जो रूट सिस्टम होगा, ज्यादा मल्टीपल एम्ब्रियोज होंगे तो बहुत बेटर यील्ड होगी हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सीडलिंग्स जो होंगे वो डिसीज फ्री बनते हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती है। आर्टिफिशियल सीड्स जो है यहाँ पर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जो फीड प्लांटिंग के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पॉली एम्ब्रियोनी।